बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को जवाल में तब्दील कर देते हैं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का GHQ का अलविदाई दौरा, यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी, जबकि हुकूमत का आज आखिरी रोज़ है। असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कैसे देख रहे हैं, कल प्राइम मिनिस्टर का अलविदाई दौरा GHQ का, आज कौमी असम्बली का आखिरी रोज़ है, असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं आप? आपने एक अच्छी बात कर दी कि बद कलामी और बद जुबानी नहीं करनी सर। इसके बाद ये गाइडेंस मुझे प्रोग्राम के हवाले से सलमान गनी साहब ने दिया कि हमेशा इस तरह तो आपने अच्छी बात कर दी। लेकिन बात यह है कि सच्ची बात यह है कि हम कहते हैं फलां, जब सन 18 की गवर्नमेंट आई तो फलां प्रोजेक्ट था और फलां प्रोजेक्ट था। इस वक्त प्रोजेक्ट पाकिस्तान था। सही। और यकीनी तौर पर जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए से हुकूमत बदली गई तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या था। जी सर। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत हुकूमत बदली गई, और हुकूमत जब बदली गई तो मालूम हुआ कि इस हुकूमत के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस अगर उसका जवाब वो देती है तो उसे अपनी सियासी साख दांव पे लगाना पड़ेगी। सही। और ये आसान काम नहीं होता। और दूसरा उसके सामने ये था कि वो अकेली एक पार्टी की हुकूमत नहीं थी, बल्कि 13 पार्टियों की कोलिशन थी, और कोई आसान नहीं होती चलाना। अगर आप वैसे आए हों, अपने किसी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में ना आए हों, अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन और सारी इस प्रोसेस से आए हैं, तो उसकी वजाहत अलग होती है। सही। अगर इलेक्शन जीत कर आपने कोलिशन बनाई हो, जैसे इंडिया में बनाई जाती हैं, तो उस वक्त आपकी पोजीशन डिफरेंट होती है। सही। तो ऐसी पोजीशन में हुकूमत का इतने अरसे चलता रहना, उसको बाकी रखना, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। एक तरफ बलूचिस्तान के हमारे कौम परस्त थे, एक फाटा के लोग थे, और दूसरी तरफ ये थे हमारे सिंध के, पंजाब के लोग, हर तरह के लोग थे। उन सबको लेके चलना, और चलने के साथ पाकिस्तान का जो एजेंडा प्रोजेक्ट पाकिस्तान था उस पर इम्प्लीमेंट करना, ये आसान काम नहीं है। देखिए, इन्होंने जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया, और एक लफ्ज में बयान किया कि हमने अपना सियासी कैपिटल दाव पे लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने वोट बैंक गवा दिया होगा, लेकिन स्टेट बैंक की ताकत को बढ़ाया हमने, ये हमने काम किया है। और उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा कि हमने वो खतरा मोल लिया है, ये आमतौर पर सियासतदान लिया नहीं करते जी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस हुआ करती। क्यों किया है? पाकिस्तान बचाना था। अब उन्होंने कहा कि मेरे तो माथे पे कालक लग जाती अगर मेरे अगर मेरे ज़माने में ये डिफॉल्ट हो जाता तो। सही। बहर डिफॉल्ट से बचने के बाद ये आपको 8-9 महीने मिले। 8-9 महीने के हवाले से अगर हम बात करें तो तकरीबन 14 महीने की गवर्नमेंट जो है वो रही। जी हाँ। अब आगे नहीं, 9 महीने जो मिलने में की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपने डिफॉल्ट से बता दिया, अब आगे क्या है, तो आपने साफ वार्न कर दिया कि आगे अगर हम चलेंगे नहीं तो ये मसाइल पैदा होंगे। सही। आपने उसका बंदोबस्त किया है, पूरा मनसूबबंदी की है। इकोनॉमिक फील्ड में क्या करना है, हमने एग्रीकल्चर में करना है, हमने IT में करना है, हमने मेशीबानी में करना है, हमने माइनिंग में करना है। कि 4 वो शोबे हैं जिस पर कोई वो इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती जिसके रिजल्ट देर से आए। आप कहें जी बिजली महंगी है, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या होगा? आप कहें जी आपके यहाँ तो फलां चीज़ लेबर महंगी हो गई है, हम वो करें तो कैसे होगी? आप कहें जी रॉ मटेरियल हम इम्पोर्ट करना जो हमारे लिए मुश्किल हो गया, वो कैसे करेंगे? डॉलर कीमत जो, उन्होंने कहा नहीं, मुल्क के अंदर जो सोर्सेज हैं उसको कैसे टैप करके हमने मुल्क को आगे लेके जाना। आपने पूरा प्रोजेक्ट दे दिया, और उस प्रोजेक्ट के लिए आपने इसमें शर्म महसूस नहीं की कि बार मसलन कर आप कहते हैं कि हमने इन्होंने दौरा किया GHQ का, तो शर्म महसूस नहीं की। देखो, एक ग्रंटर चाहिए दुनिया को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपके अदारे अगर गारंटी नहीं देते तो ये तो जुल्म की बात होगी ना जी सर। तो आपकी फौज कई लिहाज से, चाइना के महाज पे, एग्रीकल्चर के महाज पे,
आईटी के महाज पे, जहां जहां आपकी इंपॉर्टेंट जगह आपको बैठी नजर आती सही। है, आर्मी चीफ नजर आते हैं, दौरा किया कल उन्होंने वहां, ये शौक और तारीफ करते हैं खुलेआम। डेमोक्रेट आमतौर पर फौजियों की तारीफ नहीं किया करते, जी। क्रेडिट देते हैं जहां देना होता है। किस लिए देते हैं? खतरा है अपनी पॉपुलैरिटी को एट स्टेक लगाने का, जी। इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि इनकी गारंटी आने वालों को एक कॉन्फिडेंस दिलाएगी, और अगर हमने इस मंसूबे पे अमल ना किया तो हमने जो डिफॉल्ट से बचाया है, उसके बाद जो प्रोसेस हमने बनाया है वो आगे चल ना पाया तो पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान नुकसान सकता। होगा। सही, बिल्कुल। तो ये है खुलासा इस बात का जो मैं कह सकता हूँ। बाकी उसकी माइक्रो लेवल पे बहुत सी बातें हैं, सलमान इस पर ज़्यादा बेहतर तौर पर बताएंगे, जब वो बताएंगे तो मैं भी कुछ बता दूंगा। सर, कैसे देख रहे हैं इस गवर्नमेंट को, क्योंकि एक बड़ा टफ चैलेंज था, और जिस तरह सजाद मीर साहब बात करें, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जब ये इक़्तिदार में आए, पीडीएम क्यों एक जमात नहीं थी, 13 मुख्तलिफ जमातें थी। एमक्यूएम की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुख्तलिफ सोच रखते थे। डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाना जो है वो एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। शुक्रिया उमर। पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कल GHQ जाना, वहाँ पर शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करना। बात यह कि ये शहदा और गाजी जो हैं ये पाक सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना एक रोल अदा करते शहीद हुए हैं, और गाजी जो हैं वो पुरज़म हैं कि हम अपनी जानों के नजराने पेश करके भी पाक सरज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सर, ये वजह क्या बनी कि ईद उल ज़ुहा के रोज़ भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ के हमरा अगले मोर्चों पे गए थे, उन्होंने नमाज वहाँ पर जाके पढ़ी थी। देखें, हमें ना खुल के बात करनी चाहिए। ये 9 मई का वाक़या था। देखें, पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान एक जज्बाती रिश्ता है, और फ़ौजें वही फतह याब होती हैं जिसके पीछे कौम खड़ी होती है। और दुश्मन को ये पता था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए फ़ौज को गैर मुस्तहकम करना ज़रूरी है, और ये आज का एजेंडा नहीं, ये हमारे दुश्मन का एजेंडा था। सही। और आप देखते हैं कि जब आपके मगरबी बॉर्डर पे वो किन को टारगेट करते हैं? पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को। सही। इसका मतलब दुश्मन का ये एजेंडा था ना कि वो आपके सिक्योरिटी। ये जो 9 मई का वाक़या ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह बाब है। आपकी 75 साल तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये इस तरह का अमल नहीं किया था। आज अगर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव जाकर शहदा को, गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और अगले मोर्चों पे जाकर अपने जवानों के साथ खड़े नजर हौसला आते बढ़ाते हैं, तो ये बात बतानी है कि हम इकट्ठे हैं। और ये जो कल वो गए हैं, ये दरअसल पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की है। ठीक। और ये एक अच्छी बात है। देखिए, बात ये कि जब भी हमें फ़ौज के बारे में बात करनी चाहिए तो हमें ना वो जो सियाचिन पे खड़ा आखिरी हमारा जवान है, उसके जज्बात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और ये लोग हैं जो रातों को एक खड़े होके दरअसल हमारे नज़रियाती, हमारी जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और ये उनकी पेशा वराना ज़िम्मेदारी भी है, और कौम को इनके पीछे खड़े होना चाहिए। जहाँ तक कि आपने हुकूमती कारकर्दगी और हुकूमत की जो मुश्किलात थी, देखिए 3-4 चीज़ें ऐसी थी जिस कैफियत में ये हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, ये एक खालिस्तान आइनी अमल था जी। कोई चोर दरवाज़ा इस्तेमाल नहीं किया बाकायदा। और आपको याद होगा कि उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने रात तो ये कहा कि मैं तो खिलाड़ी हूँ, मुझे तो डर ही नहीं, मुझे खौफ नहीं। लेकिन जो जुल्म उन्होंने अपने साथ किया कि वो शख्स, देखें ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये असम्बलियाँ बनाने वाले लोग होते हैं, असम्बलियाँ तोड़ने वाले नहीं होते। आज जब आपकी असम्बली ख़त्म होने जा रही है तो ये एक खालिस्तान आइनी अमल का हिस्सा है। सही। ये जमहूरियत का तसलसल है कि ये असम्बली जाएगी, इंतखाबात के नतीजे में नई असम्बली है। उन्होंने उस वक़्त उस असम्बली को तोड़ा, और आप देखें किस तरह प्लान था कि आप फेस करें ना, फेस नहीं किया। और जिस कैफियत में वो असम्बली तोड़ी गई कि पहले से प्रेसिडेंट साहब भी तैयार बैठे हुए थे कि 10-15 मिनट के अंदर आपने असम्बली तो। अच्छी बात है कि पाकिस्तान की अदालतें उस्मा ने उसका फौरी नोटिस किया। अब यह कि बड़ा चैलेंज तो वो दिवालियापन का था, उसके बाद एक और चैलेंज था, वो था बैरूनी दुनिया से आपके ताल्लुकात का, दोस्त ममालिक से वो आपसे मुतनफ़र थे, सबसे ज्यादा चीन मुतनफ़र था। इसलिए कि सी पैक की जो स्पिरिट थी, जो रफ्तार थी, उसमें एक वाज़ेह कमी आई थी। और मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ एग्जीक्यूटिव में किसी एक बात पे 100% इत्तेफाक है
तो वो चीन से तल्लुकात हैं और सी पैक का मंसूबा है। और शहबाज शरीफ साहब पे चीन वालों का बहुत ज़्यादा एतमाद है। मैं खुद भी चीन का विज़िट कर चुका हूँ, इसीलिए उन्होंने शहबाज स्पीड का नाम भी दिया था मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जो यहाँ पर पंजाब के अंदर उस वक्त चल रहे थे। तो चीन का एतमाद बहाल किया, जो अपना सी पैक की स्पिरिट थी, सी पैक की जो रफ्तार थी, उसको तेज़ किया। फिर एक और चीज़ थी, देखें बात ये कि आप ज़रा पीछे जाएं 15 माह पहले कि एक बड़ी सुपर पावर, बहरहाल वो एक हकीकत है, अमेरिका से तल्लुकात ख़राब किए गए कि जी अमेरिका ने साजिश की थी। अमेरिका को क्या ज़रूरत है साजिश करने की? अमेरिका को तो बाद में क्या ज़ल्म खलीलदाद किसके लिए सरगर्म रहा? सही। ये अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान को टारगेट कौन करता रहा? वो लेटर्स किसने लिखे थे? तो बात ये कि बैरूनी दुनिया में भी हमारे तल्लुकात ख़राब थे बड़ी हद तक उनको। हाँ, एक देखें, जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं ना जी, एक ये जो मैं समझता हूँ कि नेगेटिव पॉइंट था इस गवर्नमेंट का कि शहबाज शरीफ साहब या ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, देखिए आपने सियासत तो अवाम के साथ करनी है। जमहूरियत तो तब मजबूत होती है जब जमहूर की आवाज़ पे आप कारबंद होंगे। लोगों के इश्यूज बढ़े हैं, महंगाई के रुझान में इजाफा हुआ है, और इस गवर्नमेंट को अगर आपको याद हो ये इसी बुनियाद पे बस इक़्तिदार आई थी, सब ने लॉन्ग मार्च किए थे महंगाई के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपने जमहूरियत और सियासत को जब मजबूत करना है, जब तक आप लोगों की हालत ज़ार बेहतर नहीं बनाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान नहीं लाएंगे, आप आगे की तरफ नहीं चल पाएंगे। देखें बड़ा मरला आपने अबूर कर लिया है, अब आप पे वो दिवालियापन की तलवार नहीं लटक रही, आपने खतरनाक जोन से बाहर निकले। लेकिन उमर जिस सूरत हाल में आज हम खड़े हैं ना, अब अगर आपने आगे की तरफ जाना है तो मैं हवाला दूंगा चीन के फॉरेन मिनिस्टर का। उन्होंने आपके साथ खड़े हुए हैं, और जो साथ खड़ा होता है उसका मशवरा मानना पड़ता है। उन्होंने जब एक तरफ ये बात कही थी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको बैनुल-अक़वामी तौर पे आप पे प्रेशर है, उन्होंने तो प्रेशर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पे ब्लैकमेल किया जा रहा है, और जिसका इजहार इसहाक डार साहब भी कर चुके थे कि किस तरह हम पे, प्राइम मिनिस्टर साहब कर चुके थे कि इस तरह की शराइत नाफज किए। देखें अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, और इंशाअल्लाह ताला जो सूरत नजर आ रही है कि पाकिस्तानी फौज भी इन्वॉल्व हुई है, पाकिस्तान के अदारे भी, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। ये उन्होंने भी कहा, सियासी इस्तेहकाम इसी सूरत में है कि अब मईशत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये पिछले 10-12 साल से, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के अंदर से लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। और यार दुश्मन तो ये बात कहे तो समझ आती है, आप किसकी खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखें बात है कि पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तानियत के साथ मुंसलिक होनी चाहिए। सबसे पहले, और आज जिस कैफियत से पाकिस्तान 2-4 हुआ है, ये किसी दुश्मन की वजह से नहीं हुआ, हमारे अपने थे जिन पे लोगों ने एतमाद किया था। मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आप यहाँ बैठे हैं सर, आप सुबह उठे हैं, तैयारी करके यहाँ पर आके बैठे हैं सर, कोई चीज़ तो आपके क्रेडिट में होगी ना कि आपके इदारे ने आपको यहाँ पर बिठाया है सर, कि आप 3.5 साल इक़्तिदार में रहे, आपके पास एक बड़ा प्लस नहीं है। और हमेशा हुकूमतें और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो बड़े प्लस पे चलती हैं, कोई ना कोई उनके पास क्रेडिट है। देखिए मैं बिजली की बात करता हूँ कि 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इसी लाहौर के अंदर 18 घंटे लोडशेडिंग होती थी, बिल्कुल ऐसी ही। और फिर मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, देखिए जिन प्रोजेक्ट्स को आप देखते हैं, कादराबाद, भिक्की, कराची में लगे और सारे, ये जो आज का प्राइम मिनिस्टर है वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और रातों को और सुबह वो कादराबाद जाया करते थे 2-2 गाड़ियों में जाके, वो खुद उन्होंने मॉनिटर किया। और फिर ये हुआ कि बिजली तो आपने वाफर बना दी, और इसराफ कौन कर रहा था? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के मशीर तजारत के, ये बिजली ज़्यादा बना गए। एतराज़ ये था कि बिजली ज़्यादा बना गए और ख़र्च ज़्यादा हो गया। मैं समझता हूँ कि बात है कि ये क्रेडिट आप उनसे नहीं छीन सकते। आज की सूरत हाल में मैं दोबारा कहूँगा कि आपने आगे की तरफ बढ़ना है। एक तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, दूसरा पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को अपनी जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के मफादात के साथ मुंसलिक करनी पड़ेगी। और ये जो सिलसिला पाकिस्तान की रियासत और रियासती अदारों को टारगेट करने का है ना, इस तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, इसलिए कि पाकिस्तान की अवाम, देखें कुछ भी है ना, वो पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार है। बिल्कुल ठीक। और एक मैं तल्ख बात कहूँगा, मीर साहब भी इसकी तारीफ करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से जज्बात सबसे ज़्यादा उनके होते हैं जिन्हें पाकिस्तान के सम्राट नहीं मिले।
पाकिस्तान के सम्राट, पाकिस्तान की शाफिया ने समेटे हैं, पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिले। ठीक। लेकिन आज भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आएगा, सबसे पहले पाकिस्तान के लोग खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक। सर कैसे देख रहे हैं, जिस तरह सलमान गनी साहब अभी बात कर रहे थे कि एक एफर्ट्स की गई, एक कोशिश की गई, क्योंकि जब इक़्तिदार में आई पीडीएम की गवर्नमेंट के हवाले से हम जब बात करते हैं तो मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, अब जबकि हुकूमत का आज आखिरी दिन है, और तो आगे किस तरीके से देख रहे हैं, निगरान सेटअप के हवाले से क्या कहें? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है जिस पर मैंने तो सिर्फ इशारा किया था, सलमान ने बहुत खुल के बयान किया है कि हमारे गैर ममालिक से ताल्लुकात को ख़राब कर दिया गया। सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे और जिस बात पे ख़राब हुए थे वो कोई अहमक ही कर सकता है, यानी कि इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं कर सकता। उन्हीं के जहाज़ में बैठकर आप गुफ्तगू कर रहे हैं और सोच रहे हो कि मैं ये त्यारा मुझे सलामती के साथ अपने वतन ले जाएगा, फिर ये नहीं हुआ करता। अच्छा, उस वक्त आपने आते ही शुरू कर दिया, सी बैक में करप्शन हुई है, आपने आते ही शुरू कर दिया, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए मौखर कर देना चाहिए, आपने आते ही शुरू कर दिया गया कि कुछ चीज़ों को रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। टारगेट किया गया सीपैक, आज सीपैक टारगेट किया गया, बल्कि ये तो गवाह इस बात के, मैं बार बार कहता था कि ये IMF और सीपैक की लड़ाई है, साफ कहता था। अब वो लड़ाई उस तरह नहीं है जी। अब दुनिया ने देख लिया, अगर दुनिया का मुआशी निज़ाम IMF के साथ नती है, जुड़ा हुआ है, तो वो समझ रहे हैं कि इस खित्ते में एक नया मुआशी निज़ाम उभर रहा है। पहले सीपैक सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के एक कहानी थी, जिसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी आई, हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, हमारे लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हमने बनाने थे इंडस्ट्रियल जोन जो हमने नहीं बनाए, यानी कि उस पर जाके हमने स्टैंड स्टिल कर दिया। सर एक सर्कुलर भी मंसूबा था वो जो सर्कल, ये रेलवे का मंसूबा था, सर्कल ट्रेन का मंसूबा कराची का अलग था। ये जो हमारी ML1 है, जिसके बारे में आज भी कहते हैं अगर वो नहीं बनता तो आपकी रेल खत्म हो चुकी है, यानी कि सारे मंसूबे जो थे हमने इसको एक तरह का वर्णन कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने सऊदी से कहा है कि बादशाह डैम में पैसा आपको दूसरा कोई और नहीं देगा। बादशाह डैम के लिए बात करते हैं तो आगे से कहते हैं मुतनाज़ इलाके में है। मंगला के बारे में तो नहीं कहा था कि ये तो कश्मीर में है जी, वो तो आपने सबने मिलकर बनवाया था हमसे जी, उस वक्त तो आप नहीं बोले थे। सही। देखें, ये दुनिया वालों का अंदाज जो है ना बड़ा अजीब-गरीब होता है। हमें फैटअप में फंसा दिया गया, हमें IMF के चक्कर में फंसा दिया गया, हमें और पता नहीं किन चक्करों में फंसा दिया गया। अब हमने उनकी शराइत पूरी करके अपने अवाम पर जो मुश्किल वक्त लाना था वो ला चुके। सही। अब हमने आगे बढ़ना है। सही। हमने 9 महीने जो हमने एक तरह का मॉरिटोरियम मिला है, इसमें अपने पाँव पे खड़ा होना है। आप कहें जी इंडस्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि कपास जरा हमारे पास है नहीं, बाहर से मंगवानी पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा, डॉलर नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बिजली बहुत महंगी है, हम शमसी तवानाई की तरफ जा रहे हैं, हम भाषा की तरफ भी आ रहे हैं, हम और पन बिजली का बना रहे हैं, हम उसका जौहरी तवानाई के भी लगा रहे हैं, 1200 वाट का वो चश्मा 4 के चश्मा 5 चीन लगा रहा है। लेकिन ये तो वक्त दरकार होगा ना, फौरी क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि कारपेट फार्मिंग नया कॉन्सेप्ट था, इंडिया में रजिस्ट किया गया, पंजाब में रजिस्ट किया कारपेट फार्मिंग में, तो बाहर के लोग आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, ये जो एक जैसे होता है। 1.5 लाख किसानों ने खुदकुशी की, 1.5 लाख किसानों ने खुदकुशी की कि आम लोगों से कर्जा लेते हैं और कर्जा अदा नहीं करते, फिर कर्जा लेते हैं, अदा नहीं करते, खुदकुशियां कर ली उन्होंने, इंटरेस्ट इतना बढ़। लेकिन उसके बावजूद कारपेट फार्मिंग पे उन्होंने रजिस्ट, बन गया मूड। हमारे यहाँ अगर ये स्मूथली आ रही है, जिस तरह 2,500 एकड़ शायद खानेवाल के करीब एक इन्होंने ज़मीन हवार कर दी है और बंजर ज़मीन को इन्होंने फर्टिलाइज कर दी है और 2.5 लाख शायद हज़ार एकड़ और करने वाले हैं। अगर हम इस तरह करते हैं तो मईशत तो बदलती दिखाई देती है। आपकी कपास की, चावल की कई इलाके में आज भी 2 फसलें हो रही हैं। अगर आप बीज को इम्प्रूव करते हैं, पेस्टिसाइड को इम्प्रूव करते हैं, ये तो कोई मुश्किल मसला नहीं है। गरीब आदमी को बीज नहीं मिलता, सही, जो उस इलाके का खाता पीता आदमी है वो 70 मन लेता है यील्ड, और गरीब आदमी जो है 35 मन लेता है। ये क्या, ये एक बात हुई भाई, वो पाकिस्तानी नहीं है, आपने वो ठीक करना है। आपने माइनिंग दिखाई, किसी को पता नहीं था कि फाटा में से आप कॉपर निकाल रहे हैं। सही। उन्होंने कहा कि ये आप रेकोडेक तो कह रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी डिपॉजिट है और इस डिपॉजिट को हम चीन को प्रोवाइड भी कर चुके हैं। जी सर। और यही नहीं है कि हम इसकी मिट्टी उठा के दे रहे हैं, हम इसको प्रोसेस करते हैं, 25% पे लाते हैं, उससे आगे हमारी कैपेसिटी नहीं है और उधर भेज रहे हैं। आपने जो अब कोल प्रोजेक्ट, जो थर कोल प्रोजेक्ट कहता था, वो अब लोग बातें तो करते हैं
लेकिन वहां तक जाने का रास्ता नहीं था आपके पास। सही। सूबे अब वफाक लड़ रहे थे जी। सी पैक की मदद से, कुछ इन्होंने कुछ वफाक की मदद से आपने सड़कें बना दी, वहां दुनिया बदल दी वहां की। बिल्कुल। अब वहां आपकी 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो आपके सिस्टम में आ गई है और आइंदा दिनों में और आएगी। ये सारे सिस्टम जो आप मंसूबे बना रहे हैं, आपका मवेशी जो है, आपकी गाय जो है वो 4 मन दूध देती है, 4 सेट दूध देती है, 5 सेट दूध देती है ऑस्ट्रेलिया में वो 15-14 मैंने खुद देखा है। और वो कोई नई नस्ल नहीं है, वो सेम नस्ल है। यही साहिवाल काव और रेड सिंधी काव वही है। उन्होंने तय कर लिया ये दूध के लिए है, ये उसके लिए है, उसके जीन के साथ काम की। आपके पास इतना बड़ा अदारा था, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी थी, अयूब इंस्टीट्यूट था, आप अपने सिंध में कोई काम ही नहीं कर रहा था। अब आपने कहा कि हम इसको कंसंट्रेट करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। वो चीजें जिसके लिए ना हमें डॉलर के लिए रॉ मटेरियल मंगाने के लिए जरूरत है, जो हमारे पास मौजूद है, वसाइल मौजूद ना हमें महंगी बिजली का प्रॉब्लम पर, ये हम करेंगे। सही। आईटी में करेंगे। रात ही में एक प्रोग्राम पे से आ रहा हूँ, क्या नाम है, बनो काबिल, वो एक हमारी एनजीओ अदारा वो शुरू किया है, जो 10,000 जो है आईटी के स्पेशलिस्ट जो है सिर्फ 6 महीने में प्रोड्यूस करेंगे। जबरदस्त। और प्रोड्यूस उन्होंने कराची में किया पायलट प्रोजेक्ट, उसमें से कहते हैं 70% को जॉब मिल चुकी है, 30% जो है वो अपना फ्रीलांस कर रहे हैं। और जो बाकी वो कहते हैं हम उन्हें जॉब दिलाने में और उनको फ्रीलांस काम करने में उनकी मदद करेंगे। दुनिया आप अपना टैलेंट इकट्ठा तो करें ना जी। सही। सारा बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी थी, वहां बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी थी, बाकी लोग जो इंटरप्रेनर है, ये कलंदर वाले लोग भी वहां आए हुए थे जी। और ये उमर सैफ और ये दूसरे लोग जो थे, ये जो आपने पॉलिटिकल चक्करों में पीछे, लेकिन उन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज में उमर सैफ ने भी यहाँ पे जी वो भी वहां मौजूद थे उन तकरीब। तो ये अगर आप पूरे मुल्क के टैलेंट को इकट्ठा करके कुछ करना चाहते हैं तो आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं है। और अगर इस वक्त बिजली महंगी है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का रोने की जरूरत नहीं है, आप इसी से पैदा कर सकते हैं। अगर आप कपास का बीज बेहतर कर लेंगे तो आप अब चावल की 2-2 फसलें ले रहे हैं इस वक्त हमारे लोग, अब भी ले रहे हैं। अब उसको बीज को और अब इम्प्रूव करेंगे तो वो आप फसल भी ज्यादा लेंगे, यील्ड भी ज्यादा लेंगे, और आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर उसको थोड़ा सस्ता बेचेंगे तो इंडिया से कम्पीट भी कर लेंगे। क्या वजह, चावल आपका बेहतर है लेकिन बिकता इंडिया का है। मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका की थी, कि वहाँ पे अमेरिका में जो है वो पाकिस्तानी चावल की डिमांड के हवाले से, तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की डिमांड तो है, मौजूद है, दुनिया भर में मौजूद है। आपका देखिए मैंगो जो है बेहतरीन मैंगो है, लेकिन सिर्फ 10% मैंगो बाहर जाता है और वो भी कौड़ियों के बोल बिकता है। क्या कर रही है आपकी एम्बेसीज? आपने मार्केटिंग ही नहीं की है। वही आम वहां जाता है, जब गल सड़ जाता है तो वो जो स्टोर इंडियन है उन्हीं स्टोरों पे पड़ा होता है, वो टके से बिकता है और इंडियन आम उससे कहीं महंगा जो है ना सही हालत में बेच दिया जाता है। सही। वो पैट्रियाटिक लोग इस लिहाज से हैं। आपको अपनी बेसिस को भी ठीक करना पड़ेगा और बहुत से काम करने पड़ेंगे। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हैं। पोटेंशियल तो वाकई हमारे पास सलमान गनी साहब बहुत ज़्यादा है, और आप तो हमेशा यूथ के हवाले से बात भी बड़ी करते हैं, क्योंकि आप एक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जब प्राइम मिनिस्टर ने की थी कि अब हम इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान, यानी माशी तौर पर हमने खुद इन्हिसारी पर किस तरीके से जाना है। देखें उमर, अभी मीर साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं ना, बर वक्त का किया हुआ काम जो है वही मौसर होता है, वही नतीजा खेज़ होता है। अब हम नए सिरे से सारे काम करने के लिए जा रहे हैं। वो ज़राअत की बात की है, पाकिस्तान तो एक ज़री मईशत था जी। अगर पाकिस्तान में कैद साली और फाका कशी नहीं हुई तो उसकी बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर दाल रोटी इशू नहीं था। सही। गंदम इशू नहीं था, हम तो एक्सपोर्ट करते थे। ठीक बात है। हम चावल एक्सपोर्ट करते थे, जैसे आपने कहा। तो क्या वजह है कि अब हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चावल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कॉटन भी कर रहे हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ थी। ये सारा कुछ क्यों हुआ? सही है। दुनिया तो आगे की तरफ जा रही थी, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने अपनी हर चीज़ को सियासत ज़दा कर लिया था। हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कैफियत तारी कर ली, मैंने कहा ना कि जैसे कि दुश्मन नहीं कह रहा था, पाकिस्तान के अंदर से लोग शर्तें लगा रहे थे, मखसूस लोग, कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। देखें, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। अभी मीर साहब ने बात की है कि जी पाकिस्तान की इजलास की कि दुनिया के अंदर कि गंदम आपकी कहाँ तक जाती है? ये सेंट्रल एशियन स्टेट तक जाती है। आपकी वेजिटेबल और आपके फ्रूट से ज़्यादा बेहतर दुनिया में कहीं नहीं है।
लेकिन बात यह कि इस सारे को यूटिलाइज करना था, इसकी मार्केटिंग किसने करनी थी? पाकिस्तान ने करनी थी। दुरुस्त कहा इन्होंने कि हमारे खारजा ऑफिस और हमारी एम्बेसीज वो क्या कर रही हैं। मैं तो हैरान होता हूँ, कश्मीर इशू था भाई, असल रोल तो उन्होंने दुनिया को चेहरा दिखाना था ना कि मोदी साहब वहाँ पर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। हमेशा ये सारे बयानात एलानात तक मखसूस रहा है। अब जिस कैफियत से हम दो चाह रहे, देखें उमर, ये एक फैसला कुन मोड़ है बिल्कुल कई हवाले से, खास तौर पे मईशत जो है, देखें बड़ा चैलेंज मईशत है। जिदी कोठी में दाने होते कमले भी से आने, क्या हमारी कोठी में दाने क्यों नहीं है? इसलिए इसमें हमारी नालायकियों का और नाहलियों का जिक्र, क्योंकि हमारे कमले से आने नहीं है। देखिए यही बात है कि अभी इन्होंने बात की कर्ज पे कि जी वो काश्तकारों ने खुदकशी। मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, और मैं कोई पिछली सदी की बात नहीं बता रहा या पिछली दहाई की बात नहीं बता रहा है, ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि 3.5 अरब डॉलर आपने कुछ लोगों को दिए, आपकी हुकूमत ने, और माफ कर दिए पीटीआई ने। जी, किन को दिए और माफ कैसे किए? आपको पता है कि आज हमारे यहाँ 10,000 रुपए का नादिंदा अगर शाम तक वो पैसे जमा ना करवाए सर उसके घर तो उसका जी घर सील हो जाता है, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जब तक इस मुल्क के जो 10 करोड़ और 10 अरब के नादिंदा हैं उनके साथ 10,000 वाले नादिंदा वाला सलूक नहीं होगा, ये मुल्क ठीक नहीं होगा। आपको मुआशी इस्लाहत करनी है। आज क्या वजह है कि जिन साहब का नाम आ रहा है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, हफीज शेख साहब हैं, उनमें मैं नाम लेता हूँ, उनका नाम क्यों आ रहा है? इसलिए कि उनका बैनुल-अक़वामी इदारों से तल्लुक़ है, और बैनुल-अक़वामी इदारे क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान, देखें जब वो आपको कर्ज देते हैं तो अपनी शराइत के साथ देते हैं, वो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते। तो अगर आपने मईशत का रुख दुरुस्त करना है, फैसले आपको पाकिस्तान में करने होंगे, इस्लामाबाद में करने होंगे। देखें डिक्टेशन अगर आपने नहीं लेनी तो फिर आपको माशी तौर पे मजबूत और मुसाकम होना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। क्या वजह है? जैसे मैंने पहले कहा कि रोटी तो कभी यहाँ का इशू नहीं था, आज रोटी क्यों इशू बना है? आज रोटी इसलिए इशू बना है कि आपकी नाअहली का जिक्र है। आप पहले गंदम, मुझे याद पड़ता है, ये मैं चंद साल पहले की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एक खबर लगा करती थी कि इतने 1000 मन जो है गंदम चूहे खा गए। आपके गोदाम्स में गंदम पड़ी होती थी। मैं समझता हूं कि आपको अपनी मुआशी डायरेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी, और मुआशी डायरेक्शन दुरुस्त करने के लिए जिस जज्बे की जरूरत है उसे बुरेकार लाना पड़ेगा। देखिए बाज़े आप सैलरी लेते हैं, आप टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं। जिस मुल्क के अंदर सिर्फ तनख्वाहदारों का टैक्स जो है आपके सनतकारों से ज्यादा हो, वो लोग टैक्स क्यों नहीं देते? देखें शहबाज शरीफ साहब को मैं बड़ा पर्सनली जानता हूं 30-40 साल से, कि वो शख्स, उसमें एक एहलियत जरूर है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। मैं एक बात पे मैं हमेशा एतराज़ करता हूँ, और आपके सामने, मैं उनके सामने भी करता हूँ, कि उनसे ये तवक्को थी कि जब आप कुर्बानी की बात करते हैं, कुर्बानी कौन तो दे चुकी है, कुर्बानी लेनी थी अशराफिया से। कफायत शारी की मुहिम आपने शुरू की, क्या वजह है कि पाकिस्तान की अशराफिया कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं? और UNDP की रिपोर्ट है कि 17.5 अरब डॉलर सालाना आपकी अशराफिया पे खर्च होता है। किन पे? मराद पे। देखें मुझे पता है कि बिजली का बिल मेरा तो दुगना है। पाकिस्तान में बिजली का बिल सिर्फ उन्हें महसूस नहीं हो रहा जिनको फ्री मिलती है, जिनको गैस फ्री मिलती है, जिनको पेट्रोल फ्री मिलता है। 93,000 गाड़ी है सरकारी आपके पास, कितने अरब का पेट्रोल जलता है? देखें बात यह कि अगर पाकिस्तान को, आपने पाकिस्तान की कश्ती को मंझधार से निकालना है, कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी। और जी आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी इसी बात पर आ रहा हूँ कि हम इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान का जब हम जिक्र करते हैं, जो जिसकी मादियात की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह हम अपने कपास की, चावल की बातें कर रहे हैं, कि अगर ये हम बाहर भेजें तो इन पर अगर हम काम करें तो सर इससे देखिए उमर, पहले आपके पास वाफर होगी तो आप वापस भेजेंगे ना। अब तो आपको ये मसला पड़ गया। देखें आपने क्यों इंपोर्ट की है? आपने चीनी पहले एक्सपोर्ट करते हैं और ये कागजों में होती है। ये बड़े बड़े फ्रॉड हैं। बात है कि ये फ्रॉड पकड़ने की जरूरत है, और ये कौन पकड़ सकता है? जो शख्स जानता भी हो, अहलियत भी रखता हो। जैसे मैं शहबाज शरीफ साहब की बात क्यों कर रहा हूँ कि वो शख्स कर सकता है। और ये कफायत शारी की मुहिम की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उनके जज्बात जानता हूँ, मैं उनके एहसास जानता हूँ। और उन्होंने अपनी कैबिनेट के बारे में कहा था, याद है आपको, कि जी ये तनख्वाह नहीं लेंगे, ये पेट्रोल नहीं लेंगे, ये मराद नहीं लेंगे। कौन सी पार्टीज थी जिनके वज़रा ने कहा कि नहीं हम हुकूमत में हम लेंगे? बात है कि जब तक ये चीजें एक्सपोज नहीं होंगी कि कौन लोग हैं जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं
और कौन से लोग हैं जो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, बात यह कि आपका मुआशी पॉलिसीज का रुख दुरुस्त करना पड़ेगा और पाकिस्तान की अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी और उन्हें यह बताना पड़ेगा कि ये जो आपकी अय्याशी है, ये सिलसिला तभी जारी रहेगा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा। और अब भी मैं समझता हूं कि फिर मैं उसी साइड पे आना चाहता हूं कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मईशत पर सियासत की गुंजाइश नहीं है। ये जो मईशत पर सियासत की शुरू हुई है, इसने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और आज के आपके बड़े बड़े अदारों को आपके साथ आके खड़े होना पड़ रहा है, ज़राअत में, मादनियात में। क्यों? देखें, आपके आईने पाकिस्तान में सबका एक जिम्मेदारी महदूद है, लेकिन एक क्राइसिस की सूरत हाल में सबको आगे बढ़ना होगा और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना होगा। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कि अगर ये जज्बा और वलवला पैदा करने में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कामयाब हो गए तो पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। क्रेडिबल लीडरशिप होती है। एक क्रेडिबल लीडरशिप आपको हिंदुस्तान में मिली थी तो पाकिस्तान बन गया। उस वक्त इस्लामिया ने हिंद को पता था कि ये शख्स जो बात कर रहा है बात दुरुस्त कर रहा है और उसकी एक अपनी एक कमिटमेंट थी पाकिस्तान के अवाम के साथ। और फिर आप देखें कि आखिरी मिसाल मैं ये दूंगा सर कि वो एक अंग्रेज मौरख ने कहा था कि दुनिया के बहुत कम लोग हैं जो जोग्राफिया तब्दील करते हैं और उससे कम होते हैं जो तारीख तब्दील करते हैं और चंद लोग होते हैं जिनकी क़यादत में मुमलिकत वजूद में आती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब वाहद थे जिन्होंने तारीख भी तब्दील कर दी, जोग्राफिया भी तब्दील कर दिया और उनकी लीडरशिप में एक मुमलिकत का क़याम भी अमल में आया। मैं समझता हूँ कि कायद आज़म की तरफ ही लौट चलें। आपने नौजवानों की बात की है, नौजवानों के अंदर से आपने इकबाल को क्यों निकाला? इकबाल हमारा था। आज दुनिया इकबाल को मशअल राह समझती है। ईरानी उन्हें पूछते हैं, हमने अपनी किताबों से इकबाल को निकाल लिया क्योंकि इकबाल का जज्बा क्या है कि अगर इकबाल के जज्बे को रूए कार लाकर हम पाकिस्तान के मकासद की तकमील भी कर सकते हैं, पाकिस्तान को आगे भी ले जा सकते हैं। जब तक इकबाल की फिक्र नहीं होगी और कायद आज़म जैसी लीडरशिप नहीं होगी, हम अपने ना मकासद हासिल कर सकेंगे, ना पाकिस्तान को मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँचा सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाअहल कर दिया गया 5 साल के लिए। आपको याद होगा कि पीटीआई का जब दौरे इक़्तिदार आया तो अमेरिका में जाकर भी ये वही शख्स हैं जो कहते थे कि मैं उनके एसी उतरवा दूंगा, आज खुद वो जेल में है। मकाफाती अमल है सर? हाँ, यही कहा जा रहा है, मकाफाती अमल है। देखिए बात सुने, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, इन पर ये एक ही मुकदमा अभी चल सका है जी। वो मुकदमे नहीं चलने दे रहे थे। वो कहते थे, देखिए आप उनको अरेस्ट करने जाते थे तो वो जमान पार्क के गिर्द एक पूरा हाला बन जाता था, पुलिस को मारते थे, पुलिस को मारते थे, पेट्रोल बम फेंकते थे। एक मुकदमा चला है बड़ी मुश्किल से, अदालतें स्टे दे देती थी, ट्रायल कोर्ट को काम नहीं करने दिया जाता था। अब मुकदमे एक नहीं कई हैं, यानी ये बात ऐसी नहीं है। और एक एक मुकदमा ऐसा है, आप उनको अगर परखें जांचें तो एक एक मुकदमे पर वो सज़ा हो सकती है कि अगर सारी सज़ाएं मलाई जाएं तो शायद सारी उम्र वो जेल में रहें। यानी छोटी बात नहीं है। मैं उन मुकदमात का जिक्र नहीं करना चाहता, खामखा एक बैड टेस्ट क्रिएट होता है और उनके फॉलोअर जो हैं वो शायद इस बात को लगे हैं कि शायद मैं कोई, लेकिन ये एक हकीकत है कि मुझे इस बात की कतन तवक्को नहीं थी। यानी कि ये बात तो आप सोच सकते हैं कि मैंने ये तो सोच रहा था कि वो नाअहल शख्स है। नाअहल इस लिहाज से है कि वो डिलीवर नहीं कर पाया, नाअहल इस लिहाज से है कि उसे समझ नहीं आ रही कि टीम कैसे सेलेक्ट करनी है, नाअहल इसलिए है कि उसे ये नहीं पता कि मुल्क कैसे चलाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि बददियानत भी है। ये बिल्कुल इस कौम के लोगों को पता नहीं था, कईयों को तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये तो बददियानती इंतहा है ना कि आप बैठे कहेंगे अच्छा ये मैं ले लेता हूँ, पैसे क्या चाहे तो दे दो, अच्छा ठीक है जी क्या करना है, उन्होंने कहा जी रसीद ले आओ, और ठीक है 5 करोड़ की शो कर दो, और पता चला कि 10 करोड़ की तो उसकी वैल्यू है और आपने 5 करोड़ की क्यों बेची, क्योंकि आपने 2 करोड़ देने। ये सारी जो किस्से कहानियां हैं, ये नाअहल करार देना या ये होना, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मकाफाती अमल कह लीजिए या कुछ कह लीजिए या इंसाफ का तकाजा कह दीजिए। यानी कि आप बहुत से लोग जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और बहुत सी बातें करते हैं, भाई चीखो चलाओ नहीं। ह्यूमन राइट्स के नाम पर आप मुल्क का मजाक नहीं बनाओ।
ये हम लोगों ने जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स के नाम पर इतना मिसयूज किया इन दो लफ्जों को कि वो चीजें जो कि बिल्कुल एक जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं होनी थी। ये ह्यूमन राइट्स की बात है। आपने अगर चोरी की है तो आके जवाब दें। आप कहते थे पनामा के साथ शुरू किया और अकामा पे आके आपने कर दिया। अब आप क्या कहते हैं? आपको शुरू किया, चोरी पे शुरू किया था, आपने कहा डिक्लेयर ना करने पे आप सजा दे दी। अभी तो बाकी मुकदमे आने हैं, यानी कि तोशा खाने के अभी 4 मुकदमे बनने हैं आप पर, और उसके बाद बाकी जो फॉरेन फंडिंग का है, और मैं बाकी मुकदमों के नाम कुछ गिनाना भी नहीं चाहता मैं, यानी इतने 9 मई का मुकदमा कोई मामूली मुकदमा है। पाकिस्तान की तारीख जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम हो गई अब, कम से कम लेटेस्ट दौर में। एक वो जो 9 मई से पहले की थी, एक वो जो 9 मई के बाद है। 9 मई के बाद पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है जी, पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है। आपके ख्याल में मामूली बात है? आपका वजीर आजम कहता है कि फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश की गई। फौज के अंदर के भी लोग शामिल थे, बाहर से भी शामिल थे, नाम आ गए हैं। आर्मी चीफ, हमारा नॉन आर्मी चीफ, उसकी एक ही बेटी, उस एक बेटी की एक ही बेटी, और वो बेटी भी एक हमारे वजीर खजाना की बेटी, वो नारे लगा रही है, कह रही मैं अमेरिकन सिटीजन हूं, मुझे कुछ ना कहा जाए। देखिए देखिए मेरा नाना जो था ये था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इसमें शामिल हैं तो आइए, तहकीक होगी, तफ्तीश होगी, कोई किसी को कोई छूट माफी नहीं दी जाएगी। आप एतजाज हासिल कहते हैं कोर्ट में खड़े होकर। मुल्क का इतना बड़ा कानूनदान जिसको अमरीकियों ने कहा था द ग्रेटेस्ट पाकिस्तानी पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, पहले तो मुझे इस इस्तिलाह की समझ नहीं आती क्या होती है। अमेरिकन जिसको जो चाहे बना देते हैं, बांस पे चढ़ा देते हैं, और वो कहता है कि गोली क्यों नहीं मारी थी। चीफ जस्टिस कहते हैं खुदा का खौफ कर, चाचा खुदा का खौफ कर, फौज का क्रेडिट है, उसे डिस्क्रेडिट बना के ये पाक फौज का वाकई बड़ा अगर यानी कि गोली तो इसलिए मारते हैं कि दुश्मन आता, ये तो अपने लोग और थे। फौज अपनी कौम पे कभी गोली नहीं उन्होंने ये सोच के नहीं मारी कि अपने लोग समझा। तो आप ये सोचते कहना चाहते हैं कि वो हंगामा अपने लोग करवाना नहीं था, चाहते थे। दुश्मन था, इसलिए गोली मार देते। वो कानूनी तौर पे तो ठीक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का मतलब आप समझते हैं क्या कहना चाहते हैं? वो आप क्या क्रिएट करना चाहते थे मुल्क में सिचुएशन? तो ये आप ये समझें कि ये जो कुछ भी हुआ है 9 मई के बाद के जो वाकयात हैं, ये जो पार्टी से लोग हटे हैं, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसलिए नहीं हटे कि इमरान से तंग थे। वो 9 मई के वाकयात के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं रहा है पार्टी में रहने का, और जो रह रहे हैं वो भी पता नहीं किस तरह रह रहे हैं, कैसे वहाँ टिके हुए हैं और क्यों टिके हुए हैं और कब तक टिके। सोशल मीडिया रह रहा है सर वैसे उनके साथ। अगर सलमान गनी साहब बात की जाए, बात तो बड़ी दुरुस्त है वैसे कि 9 मई से पहले का पाकिस्तान और बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ। आपके पहले तज्जिए में भी 9 मई का जिक्र आ गया था, लेकिन हम बात करते हैं तो क्योंकि वो दिन हम रिव्यू कर रहे हैं तो अब जबकि ये नाअहल हो गए चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो एक बहुत बड़ा जुर्म जो है वो 9 मई है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। देखें उमर, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर अदल की, इंसाफ की, कानून की हाकमियत की, मगरिब की मिसालें दिया करते थे। अब तो चीज़ें सारी खुल के सामने आ गई हैं, और ये दुरुस्त का कि ये तो एक केस है। मैंने आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था कि आप फॉर्मेशन कमांडर्स का एलामिया बड़ा वाज़ेह था कि ना सहूलतकारों को छोड़ेंगे ना हमलावरों को छोड़ेंगे। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, मास्टर माइंड उसके गिर्द शिकंजा क्यों नहीं तंग हो रहा है जहाँ से ये सारी कुछ निकली। हमारे दोस्त हैं शमशाम अली शाह साहब, कल उनकी एक ऑडियो रिलीज़ हुई है, मैंने खुद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने क्या गलत कहा। बात ये कि क्या आप सियासी कारकुनों को इस्तेमाल करते हैं कि अपनी फ़ौजियों की इमलाक पर कर्नल शेर खान के मज़ार पे आप जाके हमला करते हैं, जिसको आपका दुश्मन भी खराज तहसीन पेश करता था। बात यह कि ये माइंड सेट था, उस माइंड सेट को समझने की ज़रूरत है। देखिए मुझे याद पड़ता है जनरल हमीद गुल साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले पहले फ़ौज को गैर मुस्तहकम करेंगे। उन्हें पता है कि ये इस फ़ौज की मौजूदगी में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं किया जा सकता। क्या ये इंडिया ने किया? क्या उनको ज़रूरत थी कि वो लाहौर के कोर कमांडर हाउस तक पहुँच जाते हैं? कौन लोग पहुँचे? और ये तो पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली के दावेदार थे, ये कानून की हाकमियत की बात करते थे। अब तो सब कुछ खुल के सामने आ गया है। और बात ये दुरुस्त कहा इन्होंने कि 9 मई के वाक़े से क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ कमज़ोर हुई है? नहीं, पाकिस्तान की सियासत कमज़ोर हुई है। पाकिस्तान की सियासत कमज़ोर हुई है।
इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, आप इनके मंशूर उठा के देखें, इनका तो सब कुछ पाकिस्तान के साथ मशरूत होता है, पाकिस्तानियत के साथ मशरूत होता है। बिल्कुल। क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपने मुल्क को गैर मुस्तहकम करती हैं, अपने मुल्क के रियासती इदारों पे हमलावर होती हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई हुई है। वो मीर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये जो इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के नाम पर जो खेल खेलने की कोशिश की है, ये हमें इंसानी हकूक़ अमेरिका बताएगा? कहाँ से कैंपेन चली, कहाँ पर लॉबिंग फर्म्स हायर की गई? पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश की है और फिर अमेरिका के सामने घुटने टेके गए, और बात ये कि अमेरिका इंसानी हकूक़ की बात करता है। ये आए ना, अगर इंसानी हकूक़ की बात करता है तो हम उसे मकबूजा कश्मीर के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग शहीद किए जा चुके हैं, जहां बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन मोदी के साथ आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट है, इसलिए आपने आंखें बंद की हुई है। देखें, बात यह कि हमें अपनी सियासत को पाकिस्तान के साथ मुंसलिक करना चाहिए, और सियासत भी तब आपकी चलेगी जब पाकिस्तान फले फूलेगा। और पॉलिटिकल लीडरशिप दुनिया की सियासी तारीख में हम जो पढ़ते थे कि सियासी लीडरशिप जो होती है वो कौमों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक अजीब फिनोमेना सामने आया है कि जी आप सियासी लीडरशिप मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करती है, खलफशार पैदा करती है, इल्ज़ाम तराशी है, गाली गलोच है, नफरत है, अदावत है। आपने पाकिस्तान की सियासत के अंदर नफरत पैदा की, आपने नौजवान नस्ल के अंदर नफरत कूट के भर दी है। ये तो वो नौजवान नस्ल है जिसके बारे में इकबाल कहता था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन। तो बात यह कि इन नौजवानों को तो बुरे कार लाना था पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल दुनिया की नौजवान नस्ल से ज्यादा ज़हीन है, बिल्कुल ऐसे इनके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। Talented आपने कहा कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को बाख्तियार करूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, इंतजामी इस्लाहात करूंगा। आपने किया क्या इस मुल्क के साथ? आपने ला के हमें दफाई महाज पे खड़ा कर दिया, आपने सियासत को गाली बनाकर पेश कर दिया। ये चीज़ तो नहीं थी। देखें, बात जो ऊपर हमारी सियासी तारीख ये थी, मीर साहब एक तारीख है पूरी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठे बैठते थे। देखिए, सियासी प्रोग्राम पे इख्तिलाफ होता था। मैं आपको कल, ये भी कल की बातें हैं, ये जब आपका सी पैक का इशू शुरू हुआ, लोगों ने इख्तिलाफ किया, वो कौन शख्स था जिसने प्राइम मिनिस्टर में एक छत के तले ला के सारी सियासी लीडरशिप को खड़ा कर दिया? नवाज शरीफ था। उसके बाद एटमी धमाके करने से पाकिस्तानी लीडरशिप को एतमाद में लिया। फिर आपका पेशावर का वो जो स्कूल का वाकया था, वो भी नवाज शरीफ, इमरान खान समेत सबको उन्होंने लाके गए बैठा। ये होती है लीडरशिप। आप हर शख्स को गाली देते हैं। किस शख्स ने आपको इख्तियार दिया है? आप रियासत से बालातर हैं, आप आईन और कानून से बालातर हैं। ये दुरुस्त का मुकदमे तो अभी और हैं। देखें, 9 मई का मुकदमा, ये मुकदमा कौम का मुकदमा है आप पे। आपने एम्बेरस किया है पाकिस्तानी कौम को, आपने फौज और अवाम में तफरीक पैदा करने की कोशिश की है। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। ये काम पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कर सका। और बात यह कि अभी तो ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, कहाँ से आपको पैसे मिलते थे? अभी तो नहीं, ये फॉरेन फंडिंग केस, ये रिपोर्ट किसी मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, जिसे आप ऑटोनमस पावर दे रहे थे। उसने कहा कि ये इन मुल्कों, इसराइल से पैसे आए हैं, इंडिया से पैसे आए हैं। देखें, बात है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी मोहब्बत मेरे से ज्यादा है पाकिस्तान से। उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली लाना चाहते थे, उन्होंने शख्स पे एतमाद किया। आज उनकी कैफियत क्या होगी मुझे बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो पाकिस्तान को पैसे दे तो पता चलता है, इसराइल से पाकिस्तान के अंदर फंडिंग हो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसका क्या जवाब बनता है? और अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान दुश्मन यहाँ जो कैंपेन चलाए पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, उसका जवाब क्या बनता है? देखें, जेलें जो होती हैं वो सियासी क़यादत की सियासी कुव्वत को मुतासर नहीं करती। नवाज शरीफ भी जेल में रहे, नवाज शरीफ भी नाअहल हुए हैं, आज उनकी सियासत मौजूद है। मैं अब भी कहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टीज भी अदारे होते हैं। आपको अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी पड़ेगी और कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी 9 मई के वाक़े पे। बात आप कहते हैं मैंने फलां के कहने पे माफ़ी मांग ली, फलां के कहने पे माजरत कर ली। जब तक आप दिल से माजरत नहीं करेंगे, पाकिस्तानी अवाम आपको बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। क्योंकि निगरान सेटअप अब आ रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं? देखें, ये तो वैसे दुनिया में एक सिर्फ पाकिस्तान के में एक ऐसा तजर्बा हमने करना पड़ा। वो क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि हम इलेक्शन एतबार नहीं कर पाते थे उस हुकूमत पर जो उस वक़्त यानी कि बरसरिख्तार होती थी कि वो इलेक्शन कराए। तो हमने ये एक तरीका इख्तियार किया कि एक निगरान सेटअप आए, वो इलेक्शन कराए।
और इलेक्शन निगरान सेटअप नहीं कराना होते, असूली तौर पर वो इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन कराना होते हैं। बहरहाल अब है तजर्बा, हमारे आइन का हिस्सा है, हम करते हैं। निगरान सेटअप आ रहा है जी। अब निगरान सेटअप के हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। एक तो ये है कि 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे वो। दूसरा आ गया जी, जो मरदमशुमारी करा ली गई है, तो मरदमशुमारी के तहत अब नई हल्का बंदियाँ होंगी और वो भी आइन का हिस्सा है, आइन का तकाजा है। तो नई मरदमशुमारी हल्का बंदी होने की वजह से कुछ इलेक्शन डिले हो जाएंगे, और जब डिले भी हो जाएंगे तो हम मार्च से पहले इलेक्शन कराने के इसलिए पाबंद होंगे कि मार्च में नई असम्बलियाँ आ जाएं ताकि सेनेट के इंतखाबात भी वक्त पर हो सकें। तो दूसरी तरीका ये कहा जा रहा है। तीसरा फिर वो जो है हमारे ख्वाजा आसफ या दूसरे कह रहे हैं कि कुछ सोचने के लंबे चूटे रहेंगे तो पता नहीं कितनी देर चलेंगे और ऐश करेंगे। लेकिन किस्सा ये है कि ये निगरान सेटअप जो आ रहा है या जैसा भी आ रहा है, वो मकसद ये है कि ये ट्रांजिशनल जो फेज़ है, उन्होंने कह दिया जनाब हमने तो अपना रोल अदा कर दिया, हुकूमत ने कह दिया हमने अपना वक्त पूरा कर दिया और जो दस्तूर के मुताबिक वक्त आ गया वो आ गया है। या हम 2 दिन के बाद खुद हमारी असेंबली डिसॉल्व हो जाए या 2 दिन पहले हम खुद डिसॉल्व कर दें, वक्त आ गया है और हम कर रहे हैं। सर टाइम कम है, तो जश्न आज़ादी भी 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया था, आपसे फ़ायदा उठाते हुए पैगाम दे दें तो। जश्न आज़ादी का पैगाम, जी जश्न सर, आज़ादी का क्योंकि अगस्त है। पैगाम नहीं जी, दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को सही मानों में आज़ाद करे और जो ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था, इकबाल ने देखा था, कायद आज़म ने देखा था, वो ख्वाब पूरा हो। हमने अपने आप को उसका अहल साबित नहीं किया। अल्लाह करे कि हम खुद को अपना उसका अहल साबित करें और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है ये हमारे बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान उन ख्वाबों की ताबीर बनेगा जो हमारे बुजुर्गों ने देखा। बिल्कुल ठीक है। सलमान गनी साहब, सर आप क्या कहेंगे? देखें, ये यौम आज़ादी जो है ये यौम अज़्म है और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हमेशा इस अज़म का इजहार करते हैं कि पाक सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान माल जिस तरह की भी कुर्बानी देनी पड़ी देंगे। पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहने के लिए बना है। इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ साजिश की है उनका अंजाम भी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इस क्रूशल टाइम में यौम आज़ादी के हमें इस अज़म का इजहार करना होगा कि पाकिस्तान की सियासत को भी पाकिस्तानियत के साथ और पाकिस्तान के लोग भी तरजीह उनको देंगे जिन्हें पाकिस्तान का ख्याल होगा, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा और आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान के मकासद से हम आहंग करने के लिए पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सर आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, क्योंकि आज हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, नया निगरान सेटअप क्या आएगा उस पर भी जो है वो मशावरत क्या हो रही है उस पर भी डिस्कशन की गई। और सबसे अहम बात जो प्रोग्राम में आखिर में जो की गई, क्योंकि जश्न आज़ादी का ये महीना है, उस हवाले से बिल्कुल सलमान गनी साहब ने बात दुरुस्त की कि ये हमें भी अपना योम अज़म जो है वो एक अज़म करना होगा कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में जहाँ भी हैं, जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपना अहम और मुस्बत किरदार अदा करना होगा। तभी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनेगा। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।